हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिएटिक्स चैनल, द पार्ट ऑफ अन अकेडमी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें क्योंकि ये नोटिफिकेशन बेल आपको हमेशा हमारे साथ कनेक्टेड रखेगा। सेकंड, इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन देन दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू गाइज। यहाँ पर आपको गेट, ईएससी और डिफरेंट अदर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स से रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते हैं। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर टीम ऑन अन अकेडमी प्लस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर। इनके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। इनसे जुड़कर आप अन अकेडमी प्लस पर अपना लर्निंग प्रोसेस स्मूथ एंड एडवांस कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है, दिस इज अबाउट माई सेल्फ राहुल शर्मा। आई हैव 6 year टीचिंग एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ गेट एंड ईएससी। दिस इज माई कोड गाइज, Rahul11 is my code. If you want Unacademy Plus subscription तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं Rahul11। टीम के किसी भी मेंबर का आप कोड यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये Rahul11 कोड का यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन Unacademy Plus। Unacademy Plus का सब्सक्रिप्शन क्यों ले, तो बेटा इसे डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन, क्योंकि यहां पर आपको फिक्स्ड क्लासेस मिलती हैं ऑन टाइम। गेट और ईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर कराया जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको यहां पर मिलते हैं, जैसे ख्वाजर हफीज सर हो गए, ठीक है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स हैं। उनसे आप जुड़कर अपना लर्निंग प्रोसेस और अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं। क्रैश कोर्स आपको लिए रिवीजन के लिए सबसे अच्छा होता है। जब सिलेबस स्टार्टिंग में कम होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो रिवीजन में प्रॉब्लम होती है। तो एक क्रैश कोर्स आपको रिवीजन करने के लिए हेल्प करते हैं। जैसे मैंने अभी क्रैश कोर्स चला रखा है यूपीपीएससी, एई, एनएलसी और एसएससी जेई का विद खेमेंद्र सर के साथ, तो उसका काफी बेनिफिट है। नेक्स्ट है गाइस, गेट और ईएससी का सिलेबस बिफोर एग्जाम, मतलब ऑन टाइम टारगेट आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा अक्टूबर नवंबर तक। उसके बाद आपके पास रिवीजन टाइम रहेगा, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, यहां पर लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने देखा है बहुत से बच्चों को लैंग्वेज का प्रॉब्लम रहता है, कुछ को इंग्लिश में पसंद है, कुछ को हिंदी में पसंद है। तो आप जिस भी लैंग्वेज में आपको अच्छा लगता है आप उस एजुकेटर के पास जा सकते हैं। नो डाउट लेफ्ट अनसॉल्व, ठीक है। ऑन रियल टाइम आप अपने एजुकेटर से लेक्चर लेते लेते आप उन्हें क्या भेज सकते हैं, क्वेश्चन भेज सकते हैं, उनसे डाउट पूछ सकते हैं। वो रियल टाइम में ही आपको रिप्लाई करेंगे। ऑफलाइन की तरीके से नहीं है कि स्पेशल सेशन लग रहा है या फैकल्टी से टाइम लिया जा रहा है। आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है गाइस, टेक कंपेटेबिलिटी है। यहाँ पर लैपटॉप, कंप्यूटर, फोन, किसी भी जगह ये फोन मतलब फॉर्मेट अनअकैडमी प्लस का रनिंग है। लैपटॉप पे पढ़ना है लैपटॉप पे पढ़े, कंप्यूटर पे पढ़ना कंप्यूटर पे पढ़े, फोन पे पढ़ना है फोन पे पढ़े, ट्रेवलिंग में पढ़ना है तो फोन पर स्टडी कर सकते हैं। एंड्रॉइड, पेन ड्राइव, ये सब काम नहीं करना है इसके अंदर, ठीक है, कि एंड्रॉइड कोर्स के लिए अलग से पे करना पड़ रहा है, पेन ड्राइव के लिए अलग से करना है, जी ड्राइव के लिए अलग से करना है, ऐसा कुछ नहीं है। वीकली टेस्ट, डाउट सेशन, सबसे बढ़िया पॉइंट है डाउट सेशन। मेरे 3 लेक्चर्स हुए, 1 2 3। 4th क्लास जो होगी वो हमेशा डाउट क्लास होगी। उसमें आपको 3 लेक्चर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप वो अपने एजुकेटर से पूछ सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज टेस्ट सीरीज, ये आपको टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर हैंडलिंग, रियलिटी ऑफ रियल एनवायरमेंट ऑफ एग्जाम बताता है। तो देखिए बंडल पैकेज हो गया कि नहीं हो गया, गेट, आईईएस, पीएसयूज, आईआरएमएस, आगे आएगा एसएससी जेई, ठीक, आपके डिफरेंट स्टेट पीएसयूज एग्जाम्स। तो देखिए कितना बेनिफिट है आपके लिए, ठीक गाइज। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं गाइज। बहुत से स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि टेलीग्राम सर आपकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी। तो गाइज ये जो टेलीग्राम चैनल है यहां पर आपको पीडीएफ मिल जाती है आफ्टर लेक्चर। सेकंड, एक रिक्वेस्ट है गाइज, हैशटैग गेट प्रेप डेली को आप वायरल कर दीजिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि हैशटैग का इस्तेमाल करके आप सिर्फ, अगर आप इस हैशटैग का यूज करेंगे तो जितने भी हमारे चैनल से रिलेटेड वीडियो वो आपको मिल जाएंगे। तो प्लीज गाइज मेक इट वायरल। फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए क्रिएटिक्स का। सबसे अच्छी बात क्या है, यहाँ पे स्टूडेंट्स अपने डाउट भी पूछ सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर भी करते हैं। मुझे अच्छा लगता है बहुत से स्टूडेंट उस पर रिप्लाई भी करते हैं।
सेंसिबल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक अच्छा इंटेलेक्चुअल ग्रुप है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जुड़िए, आप खुद ही एक अच्छा फील करेंगे इस पे, ठीक है। तो फेसबुक को भी ज्वाइन करिए हमारे प्लेटफॉर्म को। अब मिशन गेट 2022 के साथ आप ज्वाइन हो जाइए। तो गाइस सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही है 8 बजे आपको इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास मिलती है, फिर आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास मिलती है अंकित सर की, फिर मशीन की क्लास दी जा रही है उनकी तरफ से, ठीक है, पूरी की पूरी। और उसके बाद आपको 7 बजे मेरी क्लास मिलती है यूटिलाइजेशन की, और रात के 9 बजे आपको मिलती है खेमेंद्र सर की क्लासेस, और आफ्टर दैट एथिक्स एंड वैल्यू की क्लासेस भी शर्मा सर से आपको मिलती है। तो आई होप पूरा दिन आपका इफेक्टिव है, लॉकडाउन का फायदा उठाओ, इस टाइम का फायदा उठाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रिपेयर करो। आज गाइज मैं आपको कराऊंगा, बहुत से स्टूडेंट्स की डिमांड थी PYQ कि सर ट्रैक्शन और ड्राइव्स का नहीं होगा क्या, बेटा आज लेके आया हूं। तो PYQ हम ड्राइव्स, ट्रैक्शन और टैरिफ का करेंगे, 50 क्वेश्चन करेंगे, धमाल मचा देंगे, ठीक है, अच्छे से। तो और आप खुद ही आंसर देते जाएंगे। थ्योरी को इस तरीके से रिलेट कराया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप आसानी से रिप्लाई करेंगे अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं। दूसरी गाइस एक बात है जो मैं यहां शेयर करूंगा, माय डियर स्टूडेंट्स, ये कोर्स सिर्फ और सिर्फ SSC जेई के अकॉर्डिंग नहीं है, ये कोर्स SSC जेई के अकॉर्डिंग नहीं है, ये ऑल जितने भी आपके एग्जाम है, DMRC, LMRC, स्टेट मेट्रोस, स्टेट जेई एग्जाम्स, पीए, उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करा है। तो भाई एक स्टूडेंट ने बोला सर अट्रैक्शन तो आता नहीं है, ठीक है भाई, दूसरे एग्जाम्स में आता है, उसमें पढ़ लो, और नहीं पढ़ना तो वो स्किप कर दो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आप ना पूछे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सेकंड पॉइंट है गाइस आपका, मैंने कल क्वेश्चन पूछा था कि वीडियो के लास्ट में, तो उसका राइट आंसर श्रेय ने दिया है कि 3 पार्ट टैरिफ का यूज करते हैं हम, राइट बच्चे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हम APT सिस्टम का यूज करते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, इस पे ज्यादा नहीं जा रहे हम, अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। पहला क्वेश्चन आने वाला है, आंसर देने के लिए तैयार हो जाइए कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस पहला क्वेश्चन है, आप बताइए द कंसिडरेशन इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन ऑफ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक ड्राइव फॉर पर्टिकुलर एप्लीकेशन डिपेंड ऑन स्पीड कंट्रोल, स्टार्टिंग नेचर, एनवायरमेंटल कंडीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज अगर आपको याद होगा, मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे ड्राइव को सेलेक्ट करने के, ठीक है, वीडियोस के अंदर क्या बताया था, पहले तो आपको इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, है ना, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया था मैकेनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था स्पीड कंट्रोल, ठीक है। फिर आपको रेटिंग्स भी बताई थी मैंने, और फोर्थ वन बताया था नॉइस। तो गाइज अगर यहां पर देखें तो एनवायरमेंटल कंडीशन पे नॉइस आता है, स्टार्टिंग कंडीशन के लिए इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का आपको पता होना चाहिए, जहां पर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलती है, स्पीड कंट्रोल, ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए सिलेक्शन फॉर ड्राइव्स के लिए। तो मेरा वीडियो आप देखना, वहां पर फैक्टर लिखवाए हैं, ठीक है, आपको खुद ब खुद आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, the consideration involved in the selection of type of electric drive for load variation application depend on constant load, constant variable load, pulsating load या all of the above। so guys अगर आपको ध्यान होगा, मैंने आपको intermittent with starting, short duty, continuous duty, ठीक है, जल्दी बताओ मेरे को इसका आंसर क्या होगा, तो कमेंट करके जल्दी बताओ, मैं देख रहा हूं सारे आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट मूव करते हैं, डैश ड्राइव इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन शाफ्ट ड्राइव, इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, ग्रुप ड्राइव, नन ऑफ द अबव। इसकी तो मैंने आपको पिक्चर भी दिखाई थी अपने वीडियो के अंदर, अगर आपको ध्यान है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ग्रुप ड्राइव। राइट आंसर इज गाइस ग्रुप ड्राइव। एंड ग्रुप ड्राइव जो है आपको अगर याद होगा तो एक मोटर थी, उससे एक बहुत लंबा शाफ्ट जा रहा था,
उस शाफ्ट से डिफरेंट डिफरेंट मशीन्स हमारी क्या थी गाइस, कनेक्टेड थी। तो आई होप आपको यहां से क्लियरिटी मिल गई होगी। आगे बढ़ते हैं। द एडवांटेज ऑफ ए ग्रुप ड्राइव इलेक्ट्रिक ड्राइव्स आर हाई एफिशिएंसी, लो नॉइस, कांस्टेंट स्पीड या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस आपको याद होगा मैंने बताया था एडवांटेजेस इसके हाई स्पीड होता है और हाई पावर फैक्टर भी होता है, क्योंकि जब एक ही मोटर है तो उसे रेटेड लोड पर चलाओगे, और जब उसे रेटेड लोड पर चलाओगे तो क्या होगा, उसका एफिशिएंसी और पावर फैक्टर अपना इंप्रूव होगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए जो है इज द राइट आंसर। ठीक। द डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप ड्राइव इलेक्ट्रिकल मशीन्स आर। तो गाइज इसका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, लो एफिशिएंसी और लो ओवरहेड कैपेसिटी, कांट बी यूज्ड फॉर कांस्टेंट ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका जल्दी से कमेंट में आंसर बताओ, क्योंकि मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको बताए हैं। आप देखिए ये एज ए क्वेश्चन भी है। तो आपके लिए मैंने बताया था कि ग्रुप ड्राइव को बेटा हम कांस्टेंट स्पीड में इस्तेमाल नहीं करते, जहां पर कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन होते हैं वहां पर इसका यूज नहीं करते। स्पेशली जैसे आपका पेपर मिल में इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है गाइस। तो जहां पे भी आपको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहां पर हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। बहुत सही, आंसर दीजिए कमेंट में जल्दी से जल्दी, क्विक, क्योंकि फास्ट होना चाहिए सेशन, एनर्जेटिक। नेक्स्ट है, इन डैश ड्राइव ईच मशीन इज ड्रिवन बाय इट्स ओन सेपरेट मोटर विद द हेल्प ऑफ गियर एंड द पुली। इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, ग्रुप ड्राइव या नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा एक टास्क एक मोटर, एक टास्क एक मोटर। तो आपको मैंने बताया था इसके लिए हम यूज करते हैं गाइस, अच्छे से आपको पता है, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो, इंडिविजुअल ड्राइव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ठीक। नेक्स्ट है, द एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ड्राइव इज flexible in operation, each machine can run or stop as desired, maintenance of line shaft and bearing is eliminated। तो गाइस आपको ये बिल्कुल पता होगा, क्योंकि मैंने इसका सारे एडवांटेजेस आपको बताए थे कि इसके अंदर पर्टिकुलर सेक्शन के लिए एक मोटर एक टास्क उसके लिए अवेलेबल रहता है। ठीक है। तो यहां पर अपनी मर्जी से हम मोटर को ऑफ कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, पूरी लाइन शट नहीं होगी, और लॉन्ग शाफ्ट ना होने की वजह से यहाँ मेंटेनेंस अपने आप ही एलिमिनेटेड हो जाता है। तो इसका जो आंसर है गाइस वो क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जल्दी से जल्दी मुझे आंसर दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है। नेक्स्ट है, द ड्राइव विच इज यूज फॉर मेटल कटिंग मशीन्स, टूल, रोलिंग मिल्स आर इंडिविजुअल ड्राइव, मल्टी मोटर ड्राइव, ग्रुप ड्राइव या नन ऑफ द अबव। तो गाइज अगर आपको पता होगा मल्टी मोटर ड्राइव का कुछ मैंने आपको ये स्पेशली लिख कर बताया था कि मेटल कटिंग और रोलिंग मिल्स के लिए हम यूज करते हैं बेटा मल्टी मोटर ड्राइव का। ठीक है। मल्टी मोटर जहां पे भी डिफॉर्मेशन ऑफ मेटल, कटिंग, शेयरिंग, पंचेस ऐसा काम होता है, तो वहां पर क्या होता है गाइस, मल्टी मोटर का हम यूज करते हैं। और यहाँ पर लोड एक होगा लेकिन अलग अलग पार्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोटर्स होंगी। जैसे एक एग्जांपल और है सबसे अच्छा, क्रेन्स। ठीक है, क्रेन से समझ सकते हो, बहुत अच्छा एग्जांपल, और मैंने सारे के सारे एग्जांपल्स आपको लिखवाए भी हैं वहां पर। नेक्स्ट है गाइस, ये आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, द ग्राफ शोन बिलो इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्लास इन द मोटर। तो यहाँ ग्राफ अगर देखें, यहां पर लोड, इसे मैं क्या कहूंगा, ये ग्राफ किसका बेटा, वेरिएबल लोड विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला मैंने एक टॉपिक आपको कराया था। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक था कंटिन्यूअस लोड ड्यूटी साइकिल, कंटिन्यूअस ड्यूटी साइकिल वाला था। तो यहां पर ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो क्या है, 9 का ए। तो आप देखिए ग्राफ क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लोड हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और जब टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लोड मेरा कांस्टेंट है तो यहाँ हीट अपना फाइनल स्टेडी स्टेट को भी अटेन कर लेती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, द डैश ड्यूटी साइकिल कंसिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंट ऑन लोड एंड ऑफ लोड पीरियड। तो मैंने बताया था मशीन एक बार ऑन, देन रेस्ट, देन ऑन, देन रेस्ट,
तो इसके लिए मैंने कई सारे एग्जांपल आपको बताए थे, याद होगा, मिक्सर बताया था आपको, वॉल्व बताया था आप, ठीक है। आप तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इंटरमिटेंट ड्यूटी। और इसका ग्राफ अगर आपको याद हो तो इसका ग्राफ हमने कैसा बनाया था, कुछ इस तरीके से बनाया था ना, इसका जो पूरा कर्व था, इट विल बी लाइक दैट। ऐसे बना लेना चाहिए क्योंकि पिक्चर बनाने से ना चीजें लॉन्ग टाइम तक याद रहती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चीजें क्या हो जाती है, सेट हो जाती है। तो अगर आपको इस तरीके से याद होगा तो यहां पर ऑन एंड ऑफ टाइप का हम यूज करते थे, ठीक। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट, which duty cycle is preferred if the load require a constant power for short period of time and the rest are sufficiently long duration। देख रहे हैं यहाँ रेस्ट पीरियड सफिशिएंटली लॉन्ग है, यानी मशीन का कूलिंग टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर तक रीच कर जाएगा। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, शॉर्ट ड्यूटी टाइम। और अगर आपको इसका कर्व याद है तो कर्व कैसा था गाइस इसका, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये शॉर्ट टाइम ड्यूटी ग्राफ है कि एक बार मशीन यहाँ लोड, यहाँ टाइम, एक बार स्टार्ट हुआ उसके बाद लॉन्ग टाइम के लिए मशीन कहाँ चली गई, रेस्ट पोजीशन में। नेक्स्ट चलते हैं गाइस, जल्दी जल्दी ऐसे ही आंसर देते जाओ। द ग्राफ गिव शोन बिलो इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ क्लास इन द मोटर। अब ये भी मैंने आपको बताया था, इसके एग्जांपल्स भी बताए थे। अगर आप मुझे कमेंट में इसके एग्जांपल्स भी बता सकते हैं तो शायद मेरा आपको लेक्चर देना क्या हुआ, सक्सेसफुल हो गया। तो गाइस ऑप्शन ए शॉर्ट टाइम ड्यूटी, इंटरमिटेंट ड्यूटी, इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग, इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग। तो बेटा इसमें आप देखिए, ब्रेकिंग वाले में तो लोड नीचे चला जाता था तो ब्रेकिंग तो होगा नहीं, और यहाँ पर हीट का जो ग्राफ है वो जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा, यानी इनिशियली मैं हीट को कंसीडर कर रहा हूं। तो क्या हो गया, इंटरमिटेंट ड्यूटी विद स्टार्टिंग इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 12 का आंसर सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स प्रिफर्ड फॉर द ट्रैक्शन वर्क। तो मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बोलेंगे डीसी सीरीज मोटर, और जल्दी से इसके अंदर डीसी सीरीज मोटर को देखने लगेंगे। सिंक्रोनस मोटर आ गया, 3 फेज इंडक्शन मोटर आ गया, डीसी शंट मोटर आ गया, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर आ गया। बट आंसर डीसी आई थिंक गलत है क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है। नहीं बेटा, अगर आपने मेरा ट्रैक्शन सही से पढ़ा है तो मैंने सप्लाई सिस्टम्स में एक जगह 3 फेज इंडक्शन मोटर का भी यूज किया है, ठीक है, बिकॉज इट इज प्रोवाइडिंग वेरी हाई टॉर्क एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, ठीक है। और ये रिक्वायरमेंट होती है हमारे ट्रैक्शन वर्क के लिए, हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके गाइस, तो मूव करते हैं। फॉर एन एप्लीकेशन विच रिक्वायर्स स्मूथ एंड प्रिसाइज स्पीड कंट्रोल ओवर द वाइड रेंज, द मोटर इज प्रेफर्ड फॉर स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, डीसी मोटर, वाउंड रोटर, इंडक्शन मोटर। तो गाइस इसका आंसर आप तुरंत एकदम से मार्क करेंगे। डीसी मोटर की जो स्पीड कंट्रोल होता है वो इजी होता है एज कंपैरिजन टू एसी मोटर, ठीक है। फील्ड कंट्रोल मेथड, आर्मेचर कंट्रोल मेथड, रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड, आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल मेथड के थ्रू हम इसकी स्पीड्स को कंट्रोल कर लेते हैं, वो भी बहुत इजीली, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्मूथ ऑपरेशन और फ्लेक्सिबल कंट्रोल होता है। तो इस रीजन की वजह से इन पे वाइड स्पीड वेरिएशन मिलता है, इसलिए ये ज्यादा प्रेफर की जाती है स्पीड कंट्रोल के लिए। आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ ड्राइव कैन बी यूज फॉर होस्टिंग मशीनरी। तो इसके लिए आप बताएं, एसी स्लिप रिंग मोटर, वार्ड लियोनार्ड मेथड, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर, या ऑल ऑफ द अबव। सो गाइस इसका आंसर जल्दी से बताओ मेरे को, होस्टिंग मशीनरी के लिए कौन सा मेथड सबसे अच्छा है। तो गाइस अगर आपने मेरे एप्लीकेशंस ऑफ मोटर्स को ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव। वार्ड लियोनार्ड मेथड हम कहाँ यूज करते हैं, डीसी मोटर्स में, ठीक है। तो डीसी में भी हम कहां पर यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर के लिए। तो ये भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई देता है हमें, फेमस है ये भी,
ठीक है, स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। और हॉइस्ट के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग टॉर्क इसमें भी हाई मिलता है। और स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर WCIM में भी स्टार्टिंग टॉर्क हाई मिलता है। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसलिए ये मत सोचना एक ही मोटर एक ही पर्टिकुलर काम के लिए यूज हो सकती है, मल्टीपल एप्लीकेशन होते हैं, डिपेंड ऑन द सप्लाई। तो यहां पर क्या है, दीज आर विद कंपेटेबल विद DC सप्लाई एंड दिस इज फॉर AC। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना गाइस। Which type of driven can be used for textile industry? DC motor, squirrel cage induction motor, cumulative compound motor, synchronous motor। गाइस जल्दी से आंसर दे दो, इसका तो आंसर मैंने बताया भी है आपको। ठीक है, इसका जो आंसर है जल्दी, ठीक, इसका आंसर है गाइस स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, DC मोटर जो है इसमें आप जो है बहुत से बच्चे DC शंट मोटर को सोचेंगे, बट बेटा टेक्सटाइल, यहां पे इस वर्ड का ध्यान रखना है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का अगर आपको ध्यान हो तो ये मैंने लिखवाया है आपको। ठीक है, SCIM का हम यूज करते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्क्वायरल केज SCIM यानी स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर प्रेफर्ड ओवर द वाउंड केज इंडक्शन मोटर व्हेन एन एक्सटर्नल वोल्टेज इज टू बी नेसेसरी इनटू द मोटर। कहीं से कोई बात नहीं बनती है ना। ऑप्शन बी, व्हेन द वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इज रिक्वायर्ड, व्हेन द कॉस्ट इज द मेजर कंसिडरेशन, व्हेन द हायर स्टार्टिंग टॉर्क इज रिक्वायर्ड। तो गाइस जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा when the cost is the major consideration। जब आपको पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए तब हम कहाँ करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे स्टार्टिंग टॉर्क में, ठीक है, दूसरी चीजों में, और हम जाएंगे किसके साथ, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के साथ। तो हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है SCIM एज कंपैरिजन टू WCIM। तो स्टार्टिंग टॉर्क जो मिलेगा आपको SCIM में वो कम मिलता है एज कंपैरिजन टू WCIM। ठीक है, तो इसके अंदर स्लिप रिंग्स वगैरह तामझाम ज्यादा तो कॉस्ट ज्यादा। ठीक है, यहां पर तामझाम कम है, कॉस्ट यहां पर क्या है, रिड्यूस्ड है। बट इसके स्टार्टिंग टॉर्क को बदला नहीं जा सकता, इसका स्टार्टिंग टॉर्क कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग टॉर्क विल रिमेन कांस्टेंट। तो यहां पर हमारा WCIM का हम यूज नहीं करेंगे जहां पर भी कॉस्ट का मैटर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डैश आर एम्प्लॉयड फॉर द ऑपरेशन ऑफ जॉ क्रशर। तो DC शंट वाउंड मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, ठीक है, बेल्टेड स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या एनी DC मोटर। तो बेटा जॉ क्रशर्स के लिए अगर आपको याद हो तो क्रशर्स के लिए अगर हमें किसी चीज को क्रश करना है तो हमें हाई स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत है। अब बहुत से बच्चे इसमें भी कहने लगेंगे DC मोटर भी तो होती है सर, लेकिन यहां पर वर्ड लग गया एनी, एनी का तो यूज ही नहीं कर सकता, शंट का कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। अगर यहाँ DC मोटर होता तो मे भी हम इसके साथ चले जाते। ठीक है, तभी एम्बिग्यूअस क्वेश्चन हो सकता था। तो थोड़ा इन बातों का ऑप्शन पढ़ते वक्त बच्चों ध्यान रखा करो। ठीक है, तो यहां पर हाई स्टार्टिंग टॉर्क मुझे सिर्फ एक ही जगह प्रोवाइड होगा, WCIM में। ठीक है, बेल्टेड से परेशान नहीं होना, बेल्टेड इज यूज्ड फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन, पावर को ट्रांसमिट कर रही है, ठीक, टू लोड में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। As comparison to the three-phase induction motor, the advantage of synchronous motor in addition to its constant speed is। तो as comparison to WCIM, तो synchronous motor का एडवांटेज क्या है। सबसे पहली बात तो एक्साइटेशन चेंज करके हम उसकी पावर फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, और जब पावर फैक्टर हम कंट्रोल कर रहे हैं तो बेटर एफिशिएंसी भी हमारे पास अवेलेबल है। तो ऑप्शन हम किसके साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे गाइस, बोथ। ठीक है, बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। ठीक गाइस, तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट करके बता दो आंसर क्या होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गाइस, द कैपेसिटी ऑफ ए क्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ स्पैन, टाइप ऑफ ड्राइव्स, टर्न्स या नन ऑफ द अबव। तो गाइज यहां पर जो क्रेन्स होती हैं हमारी वो क्या होती हैं, बहुत ज्यादा वेटेड होती है, हैवी वेट।
तो दे आर रिप्रेजेंटेड इन नॉट केजी, दे आर रिप्रेजेंटेड इन टन। जैसे मैंने अभी आपको जब लोकोमोटिव्स पढ़ाए थे तो मैंने लोकोमोटिव्स में ट्रैक्शन में बताया था जो लोकोमोटिव का मास होगा वी ऑल्सो टेक इन टन। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है, ये बेटा कुछ ऐसे टॉपिक भी होते हैं जो शायद हम थ्योरी में नहीं कवर कर पाते, लेकिन ऑब्जेक्टिव की हेल्प से हम इन पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गाइस। द ट्रेवलिंग स्पीड ऑफ ट्रेन वेरीज फ्रॉम 1 to 2.5 meter per second, 5 to 10 meter per second, and C 10 to 20 meter per second, and D 25 to 40 meter per second। तो गाइज इसका आंसर जो होगा, अगर ट्रेवलिंग स्पीड पे बात करें तो जो ट्रेन की स्पीड होती है बहुत स्लो होती है, इट विल बी अराउंड 1 to 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका गाइज राइट आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन देखते हैं। मोटर प्रिफर्ड फॉर रोलिंग मिल ड्राइव इज डीसी मोटर, ऑप्शन बी एसी स्लिप रिंग मोटर, ऑप्शन सी एनी ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। तो गाइज अगर आपको याद हो रोलिंग मिल्स के लिए हम कौन सी मोटर का यूज करते हैं, तो इसका आंसर मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बताएं। ठीक है, अगर आपको याद हो मैंने सीरीज मोटर लिखवाया था आपको। ठीक है, सीरीज मोटर में मैंने लिखवाया था स्टील रोलिंग मिल। ठीक है, फिर मैंने आपको गाइस क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर बताया था, रोलिंग मिल के लिए यूज करते हैं। एसी स्लिप रिंग मोटर ये जॉ क्रशर के लिए यूज करते हैं, और रोलिंग मिल्स के लिए भी इसका यूज करते हैं। तो अब गाइस इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर ये ऐसा कैसे एक जगह अगर, तो बेटा इट इज गोइंग विद सप्लाई एप्लीकेशन डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ सप्लाई इज अवेलेबल यू हैव। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा गाइस वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी एनी ऑफ द अबव विल बी द आंसर। बेल्ट कन्वेयर ऑफर्स जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, लो स्टार्टिंग टॉर्क, मीडियम स्टार्टिंग टॉर्क, या हाई स्टार्टिंग टॉर्क। तो गाइज इसका जो आंसर है जी, जितने भी कन्वेयर्स होते हैं, कन्वेयर्स पे सामान रख के जाता है आपका, तो ये जितने भी हैं, जैसे गाइज मैं आपसे बता रहा हूं, आपको अगर ये सब्जेक्ट और भी अच्छे से समझना है तो एक काम और करिएगा आप, जैसे डेरिक, विंचेस, एलिवेटर, होइस्ट, कन्वेयर, इन सबको आप गूगल पे डालिए और इनकी इमेजेस को देखिए, तो आपको वहां से बहुत क्लियरिटी मिल जाएगी कि ये सारी चीजें हैं क्या। हाई स्टार्टिंग टॉर्क बेल्ट कन्वेयर के लिए, जो बेल्ट कन्वेयर्स होते हैं ऑफर करते हैं। तो आगे चलते हैं गाइस। विच मोटर इज यूजली प्रिफर्ड फॉर एलिवेटर नाउअडेज। ठीक है, एलिवेटर के लिए आज की डेट में कौन सा ज्यादा हम मेथड मतलब मोटर को यूज करते हैं, इंडक्शन मोटर, सिंक्रोनस मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेस मोटर, या नन ऑफ द अबव। तो गाइस अगर ऑप्शन के थ्रू भी से एलिमिनेट कर सकते हैं, सिंगल फेस इंडक्शन ये तो कोई बनता ही नहीं मैटर। सिंक्रोनस मोटर तो आपको क्या करती है, कांस्टेंट स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए हमें हाई एलिवेटर्स में। तो यहां पर जो इंडक्शन मोटर है इसका हम यूज करते हैं नाउअडेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सप्लाई वी यूज इज एसी। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन ए 24 का, द हॉर्स पावर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इंजन। अगर आपने मेरा लेक्चर ध्यान से पढ़ा है, देखा है, तो मैंने आपको बताया है कि हॉर्स पावर जो होती है स्टीम लोकोमोटिव की वो कितनी होती है। तो बेटा इसका आंसर अगर आपको याद है देखते हैं, 1500। नो, इट इज ओनली अबाउट अप टू 1500। इट इज ओनली अबाउट अप टू 1500 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ स्टीम लोकोमोटिव इज अबाउट 5 to 10%, 15 to 20%, 25 to 35%, 35 to 45%। तो गाइज इसका जो राइट आंसर है, अगर आपको देखना है स्टीम, तो स्टीम से जो सिस्टम पूरा बनता है ना, वो पूरा का पूरा बेटा एफिशिएंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टीम के अंदर जब वो कंडेंस होती है तो बॉयलर में आपने स्टीम बना ली, हीट कर लिया, स्टीम क्रिएट हो गई, तो जब वो बॉयलर से आपका रन हो गया और जब वो कंडेंस होती है तो वहां पर पूरे ओवरऑल सिस्टम की क्या होती है, एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। तो यहां पर 5 to 10% जो है इज द राइट आंसर। ठीक है गाइज, जैसे आप थर्मल पावर प्लांट भी देखते हैं तो उनकी एफिशिएंसी भी कितनी कम होती है। आगे बढ़ते हैं। इन ट्रांसवे विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज यूज्ड। तो गाइज यहां पर मैंने आपको आंसर बताया भी है और लिखवाया भी है, तो देखते हैं अपने ऑप्शन। डीसी शंट मोटर, डीसी सीरीज मोटर, एसी थ्री फेज मोटर, एसी सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो गाइज इसका जो आंसर है वो है डीसी सीरीज मोटर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रामवेज आर यूज्ड फॉर द सब अर्बन, ठीक है, रेलवे सिस्टम या एरिया, ठीक है, सब अर्बन सिस्टम। और मैंने आपको यह भी बताया था फॉर सब अर्बन सिस्टम वी डोंट यूज्ड एसी सप्लाई, वी गो विद डीसी सप्लाई, इट इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है डीसी सीरीज मोटर। दूसरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स गाइज, बिकॉज इट प्रोवाइडिंग हाई स्टार्टिंग टॉर्क एट स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। Which of the following drive is suitable for mines where explosive gas exist? ठीक है, माइंस के लिए कौन सा टाइप के ड्राइव्स को यूज करेंगे? तो गाइज अगर जहां पे भी माइंस हैं या एक्सप्लोजिव है, एक्सप्लोजिव गैस होती है, कोई माइन से हमारी एक्सप्लोजिव गैस निकलती है, मीथेन वगैरह निकलती है और इनमें आग पकड़ने के चांसेस रहते हैं, तो हम कुछ भी ऐसा यूज नहीं कर सकते। देखिए स्टीम, इसमें भी कहीं ना कहीं आग मतलब हमारी फायर प्रोड्यूस होगी, वेरी डेंजरस। डीजल, ये भी डेंजरस है। लेकिन जो बैटरी लोकोमोटिव है उसके अंदर ये चांसेस हमारे कम है, तो इसलिए वी गो विद बैटरी लोकोमोटिव। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका, वो गाइस क्या होगा यहां पर राइट आंसर आपके लिए होगा। ठीक, तो आगे बढ़ता हूं। द एफिशिएंसी ऑफ डीजल लोकोमोटिव इज नियरली 20 to 25%, 30 to 40%, 45 to 55%, 60 to 70%। तो गाइज हमेशा याद रखना, ज्यादा एफिशिएंसी वाले तो कभी भी सही होगा नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज 20 to 25% फॉर डीजल लोकोमोटिव। ठीक गाइज, आई होप आपको यह आंसर समझ में आ गया होगा। ट्रैक्टिव एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम द ग्रेविटी कंपोनेंट ऑफ ट्रेन मास, ओवरकम फ्रिक्शन, विंडेज एंड द कर्व रेजिस्टेंस, ठीक है, एक्सिलरेट द ट्रेन मास एंड ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको इक्वेशन याद हो ट्रैक्टिव एफर्ट की गाइस, तो यहां पर मेरा क्या था, पूरा का पूरा एक तो सिंपल एक्सिलरेशन था, प्लस माइनस एफ जी था, ठीक है, प्लस माइनस प्लस एफ आर था। ये पूरा का पूरा मेरा क्या था बेटा, ट्रैक्टिव एफर्ट इक्वेशन थी, ठीक है। प्लस और जी डिपेंड करता था ग्रेडियंट, स्लोप कैसा है आपका, ठीक है। और वहां पर कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हुआ, सर न्यूटन कैसे आ गया? बेटा वहां पर मैंने जब 98 दिया तो 9.8 क्या था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन थी, तो था ग्रेविटी की वजह से। और टन में आपका क्या है, टन में आपका मास है। और ग्रेडियंट मैंने आपको बता ही दिया पर मीटर 100 मीटर लेंथ पे, ठीक है, जो अपना एलिवेशन शो कर रहे हैं हम, स्लोप। तो ये जो पूरा का पूरा था ये मिलता है आपको, मैं कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं कुछ बच्चों का, ठीक है, काफी कंफ्यूज हो गए थे जरा सी चीज में, क्योंकि मैंने वहां पर वेट को mg करके नहीं बताया, जबकि मेरे को, चलो कोई बात नहीं, मैंने यहां पर चीज क्लियर कर दी, तो इसलिए अब ये किस में आ जाएगा, न्यूटन में आएगा। ठीक,
साइन थीटा एफ जी। तो वो चीज अलग है। तो यहां पर देखेंगे बेटा ग्रेविटी वाला भी आ गया, ठीक है, फ्रिक्शन, विंडेज एंड कर्व मास, ठीक है, रेजिस्टेंस, कर्व रेजिस्टेंस, ये भी आ गया, ठीक है, एक्सीलरेट द ट्रेन मास, ये भी आ गया। तो गाइस यहां पर ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ट्रैक्टिव एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। कोफिशिएंट coefficient of adhesion reduced due to the presence of which type of the following: sand on oil, dew on oil, dew on rails, sorry, sand on rails, dew on rails, oils on the rails, ठीक है, एंड बोथ ए एंड सी। तो गाइज यहां पर रेल का जो मतलब है, यहां पर रेल एक्चुअली में जो वर्ड है वो बेटा वो शो करता है ट्रैक को, और एडेशन का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, इट इज द कॉन्टेक्ट बिटवीन टू डिफरेंट इरेगुलर सरफेसेस। तो अगर आपका ड्यू होगा या आपका ऑयल होगा सरफेस पे, तो जो कॉन्टेक्ट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन टू इरेगुलर जो है वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से आपको क्या मिलेगी, स्किडिंग भी मिल सकती है और पटरी आपकी फिसल भी सकती है, ठीक है। इसलिए जो इंड्यूस या आपका जहां पे भी ऐसा ऑयली जहां पर फिलिंग होती है वहां पर ट्रेन को कॉशन में लेके जाया जाता है, वहां स्पीड भी रिड्यूस करी जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है, सॉरी, ठीक है, ये ऑप्शन में थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है। डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कोएफिशिएंट ऑफ एडेशन इंप्रूव: रस्ट ऑन द रेल, डस्ट ऑन द रेल, सैंड ऑन द रेल। तो अभी मैंने आपको बताया बेटा इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपको मेरा लेक्चर याद है तो मैंने आपको बताया था म्यू की वैल्यू जब ग्रीस और ऑयल था तब वो कितनी कम हो गई थी, और म्यू की वैल्यू जब सैंडिंग था या ड्राई कंडीशन थी तब जो कोएफिशिएंट ऑफ एडेशन है उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई थी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। इनकी वजह से हमारा जो कोएफिशिएंट ऑफ एडेशन है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक। क्वाड्रिलेटरल स्पीड कर्व परटेन्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस। तो गाइज अगर आपको याद होगा क्वाड्रिलेटरल के अंदर मैंने आपको बताया था, आप मुझे कमेंट में आंसर करके बताते जाइए क्योंकि मुझे एक्सप्लेनेशन भी करना है, ठीक है। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रिलेटरल वाले के अंदर आपको क्या करना है, क्या चीज आपके पास अवेलेबल नहीं थी, आपके पास बेटा फ्री रनिंग अवेलेबल नहीं था। अगर आपको ध्यान हो, जिस तरीके से मेन लाइन सर्विस के अंदर हमें क्या मिलता है, हमें कौन सा फ्री रनिंग मिलता है, फ्री रनिंग। यहां पर हमें फ्री रनिंग नहीं मिलता, ठीक है। यहां पर क्या होता है, एक्सीलरेशन था, कॉस्टिंग है और रिटार्डेशन है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अर्बन एंड सब अर्बन सर्विसेज, ठीक है। और मेन वाले के लिए कौन सा यूज करते थे बेटा हम, ट्रेपेजॉइडल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्पीड कर्व ऑफ द मेन लाइन सर्विस डिफर फ्रॉम द अर्बन एंड द सब अर्बन सर्विस इन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट। अब इसका आंसर आप तुरंत दे सकते हैं अगर आपने नहीं भी पढ़ा। इट हैज लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड, इट हैज ए लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड, एक्सीलेटिंग
एंड ब्रेकिंग पीरियड्स आर स्मॉल, कंपैरेटिवली स्मॉल, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस इसका जो आंसर है आपको, ठीक है, इट हैज लॉन्गर फ्री रनिंग पीरियड। लेकिन गाइस एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है कि लॉन्गर कॉस्टिंग पीरियड की बात करें तो अगर आपको याद हो, जो आपका सब अर्बन वाला था उसके अंदर कॉस्टिंग पीरियड काफी ज्यादा था, बट यहां पर क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो यही कहना चाह रहा है कि कॉस्टिंग पीरियड भी होता है उसके अंदर, क्योंकि हमें कंजप्शन ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करना होता है, तो हम पावर सप्लाई हटा लेते हैं इस ड्यूरेशन में, ठीक है, और मशीन अपने मोमेंटम पर मूव करती है। तो इसमें अब ये कंफ्यूज मत होना ज्यादा सोच के कि ऑल ऑफ द अबव इसमें राइट आंसर है। द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन ऑफ ए ट्रेन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपको फॉर्मूला पूरा याद है, और मैंने बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है किस फैक्टर पे ये डिपेंड करती है। तो बेटा ये डिपेंड करती है एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन, क्योंकि मैंने बताया था जो पूरा कर्व है वो स्पेसिफिक एनर्जी आउटकम ही देता है आपको, ठीक है। ग्रेडियंट अगर कहीं स्लोप आया है तो उस हिसाब से भी आपका एक्सीलरेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, रिटार्डेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना आपने कवर करा है, यानी फ्री रनिंग टाइम आपका कितना है, ठीक। तो इसका जो है ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। वी आर गोइंग विद द ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट मूव ऑन करता हूं मैं। एयर रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू, और मैंने आपको स्पेशली लिख के भी बताया था। देखिए बेटा जब ट्रेन मूव करेगी तो हमारा एक तरीके से विंडेज लॉस समझ लीजिए, इसे ज्यादा समझाने से भी ज्यादा अच्छा है। मशीन में जिस तरीके से विंडेज लॉस होता है उसी तरीके से यहां पर क्या हो रहा है, आपका एयर रेजिस्टेंस मिल रहा है। और एयर रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, चाहे वो आप मशीन में ले लें, ट्रैक्शन में ले लें, कहीं भी ले लें, ये प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के स्क्वायर के। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो ये है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। और बच्चों थोड़ा सा शेयर कर दिया करो बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत से बच्चे मुझसे कमेंट में बात करते रहते हैं, चीजें पूछते रहते हैं और काफी सपोर्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। आप भी अगर नए हैं चैनल पर तो प्लीज शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। The pulsating torque exerted by the steam location due to which of the following। तो इसके लिए तो मैंने स्पेशल लिखवाया भी था, स्टीम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा तुरंत आंसर देंगे। ऑप्शन ए जोल्टिंग एंड स्किडिंग, ऑप्शन बी हैमर ब्लो, ऑप्शन सी पिचिंग, या ऑल ऑफ द अबव। तो बेटा इसका जो आंसर है जोल्टिंग एंड स्किडिंग होता है इसके अंदर, ठीक है। पल्सेटिंग टॉर्क की वजह से हमारा जो इंजन का जो व्हील होता है स्टीम इंजन का, वो क्या होता है गाइस, अपने ही पॉइंट पर मूव हो जाता है, ठीक। इसे जोल्टिंग एंड स्किडिंग कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेक सिस्टम इज यूज्ड फॉर द स्टीम लोकोमोटिव। अब गाइस कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो शायद सब्जेक्ट्स में ना हो, मैंने ना भी डिस्कस करे हो, तो यहाँ पर एज ए क्वेश्चन हम उसे क्लियर कर लेंगे। तो कल किसी ने मुझसे पूछा भी था, ये देखिए एज ए क्वेश्चन भी आ गया। तो गाइस वैसे अगर मैं बताऊं तो स्टीम लोकोमोटिव में इस सब्जेक्ट में थोड़ी सी बात क्या है कि चीजें बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। अगर स्टीम लोकोमोटिव में बात करें तो बेटा एयर ब्रेक का भी हमने इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और बैंड टाइप ब्रेक्स का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ऑप्शन में दिया है वैक्यूम। तो बेटा हम जो ब्रेक इस्तेमाल करते हैं इसमें वैक्यूम सिस्टम का यूज करते हैं स्टीम लोकोमोटिव्स के लिए, ठीक है गाइस। तो मूव करते हैं आगे, क्योंकि इंजन जो है स्टीम लोकोमोटिव में भी टाइम टू टाइम क्या होता गया बच्चे, एडवांसमेंट होता चला गया। तो स्टार्टिंग में हम दूसरे टाइप के ब्रेक्स यूज करते थे, धीरे धीरे हमने ब्रेकिंग पे भी काम किया। तो रेजिस्टेंस एनकाउंटर बाय द ट्रेन इन द मोशन इज ऑन द अकाउंट ऑफ, किसे किसे हम अकाउंट लेते हैं। तो मैंने आपको मैकेनिकल भी बताया था, विंडेज भी बताया था, इलेक्ट्रिकल भी बताया था, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको लिखवाए थे अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ ऑप्शन ए जो है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एयर, यहाँ पे इसे मैं फ्रिक्शन करता हूं गाइस,
फ्रिक्शन एट द ट्रैक, फ्रिक्शन एट द वेरियस पार्ट ऑफ द रोलिंग स्टॉक। तो इसका राइट आंसर है गाइस ऑल ऑफ द अबव। 39 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा गाइस, ऑल ऑफ द अबव के साथ हमें जाना पड़ेगा। मूव करते हैं आगे। स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन बिकम, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। इसमें क्या है, मैंने बताया था अभी आपके साथ डिस्कस करा था कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ आपको कुछ चीजें और भी पता होनी चाहिए जो लॉजिकली आपसे पूछी जा सकती है। जैसे कि क्या, बेटा आपसे पूछा जा सकता है अगर आप किसी ग्रेडियंट पे चढ़ेंगे तो ग्रेडियंट चढ़ने पे एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन आपका अफेक्टेड होगा। ठीक है, दूसरा, ठीक जहां पर ट्रेन को ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा ड्यू टू एयर, मैकेनिकल लोड, फ्रिक्शन, तो भी एनर्जी कंजप्शन क्या होगा, ज्यादा होगा ड्यू टू रेजिस्टेंस। अब चाहे इसमें फ्रिक्शन हो, विंडेज हो। आखिरी, लॉस इफ द स्टॉप बिटवीन मोर, क्यों, क्योंकि एक्सिलरेशन एंड रिटार्डेशन आर गॉट, तो डीएक्सिलरेशन दोनों चीजें एक ही हैं, गॉट अफेक्टेड। ठीक है, गाड़ी एकदम से स्टार्ट होगी, मेट्रो आप देख लो, तो एनर्जी कंजप्शन विल बिकम मोर एंड अफेक्टेड बाय दीज फैक्टर आल्सो। तो डायरेक्टली ना पूछ के आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया क्वेश्चन, बट फिर भी आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, इन मेन लाइन सर्विस एज कंपेयर टू अर्बन एंड सब अर्बन सर्विस, तो ऑप्शन ए डिस्टेंस बिटवीन द स्टॉप इज मोर, maximum speed is reached, acceleration and retardation rates are low, या all of the above। तो गाइज अगर यहां पर बात करें, कंपेयर करें अर्बन में, तो यहां पर डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप compared to in mainline service as comparison to urban and suburban services, नहीं यार इसमें कुछ as comparison to urban डिस्टेंस बिटवीन, तो यहां पर जो बेटा आंसर होना चाहिए रीच इज हाई, तो ये तो ठीक है, एक्सीलरेशन एंड रिटार्डेशन आर लो, तो इसका जो आंसर है ऑल ऑफ द अबव नहीं होना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव तो तभी हो सकता है जब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द, ओके ओके नाउ आई गॉट इट, स्टॉप इज मोर, यस यस, इज ग्रेटर देन 10 किलोमीटर, सॉरी गाइस दैट्स माय, ठीक है, कंफ्यूजन, तो सही है ये, ठीक है, मोर, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव ही होगा। जिसने भी राइट दिया है डी आंसर दे रहा है, बिल्कुल सही दे रहा है, ठीक है, ओके, ठीक, तो यहां कंफ्यूज नहीं होते। एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम शुड बी इजी स्पीड कंट्रोल, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट, ट्रैक्टिव एफर्ट, ठीक है, इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ विद स्टैंडिंग लार्ज टेम्परेरी लोड, या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस आइडियल सिस्टम को ऐसे ही होना चाहिए कि इजी स्पीड, हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट, और इक्विपमेंट आर कैपेबल स्टैंडिंग विद टेम्परेरी लोड्स, क्योंकि अपना लोड तो लेना ही लेना है, साथ के साथ जो सिस्टम पे लोड पड़ेगा उसे भी बियर करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। फॉर डीजल लोकोमोटिव द रेंज ऑफ हॉर्स पावर इज, ठीक है, इज अराउंड, मैंने बताया था आपको 1500 to 200 2500, सी इज द आंसर। अब क्वेश्चन आते हैं बच्चे हमारे टैरिफ के, कल हमने टैरिफ किया था, तो इसमें बच्चे बहुत से बोलेंगे सर ये टॉपिक तो एसएससी जेई में नहीं आता, बेटा फिर भी एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको इनकी नॉलेज भी जरूरी है, और डिफरेंट किसी ना किसी एग्जाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। इट इज नॉट ऑल अबाउट एसएससी जेई, ठीक है, इट इज ऑल अबाउट ऑल एग्जाम, जितने भी क्रिटिक्स चैनल है, जितने भी इलेक्ट्रिकल के एग्जाम है,
उन्हें टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बात है, टैरिफ टैरिफ क्या है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस इन द प्लांट। ठीक है, ये तो डिस्कॉम लेवल पर हो गया ना, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाइड टू द कंज्यूमर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेटा इसका राइट आंसर है। मैंने बताया था ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिकवरी, पैसा जो इन्वेस्ट करा है गवर्नमेंट ने उसकी रिकवरी करी जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉक रेट मीटर वेयर द एनर्जी चार्जेस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एनर्जी कंजप्शन। तो बेटा यहां पर राइट आंसर क्या होगा आपका, आपको स्ट्रेट लाइन टैरिफ अगर याद है तो उसके अंदर क्या था, अगर आप यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी तो आप पे कर रहे हैं, नहीं यूज कर रहे तो आप कुछ भी पे नहीं कर रहे। तो उसके अंदर क्या था, इट विल डिस्करेज करता था लोग, मतलब एनकरेज नहीं कर पाते थे एनर्जी कंजप्शन ज्यादा से ज्यादा लोग कर पाए। तो इसके अंदर आंसर जो जाएगा गाइस वो जाएगा लोगों को एनकरेज करने के लिए। ठीक है, एनकरेज द कंज्यूमर फॉर मोर कंजप्शन। ठीक, नेक्स्ट है गाइस, टू पार्ट टैरिफ इज चार्ज ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पर किया जाता था। तो आपको याद होगा टू पार्ट में हमने मैक्सिमम डिमांड को कांस्टेंट कर लिया था एक बार, मैक्सिमम डिमांड प्लस प्लस आपका यूनिट कंज्यूम्ड, बोथ बी एंड सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बी एंड सी इज द राइट आंसर। इसी मेथड को क्या कहते हैं बेटा हम, हॉपकिंसन मेथड्स। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ टू पोर्ट टैरिफ। तो टू पार्ट, अरे यार टाइपिंग, चलो कोई बात नहीं बच्चों, टू पार्ट टैरिफ। तो टू पार्ट टैरिफ में बेटा एक था कि अगर आप यूज नहीं कर रहे तो आपकी यूनिट कंज्यूम नहीं हो रही, साफ सीधी बात तो ये हो गई। यानी ये वाला जो पार्ट है जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, मैक्सिमम डिमांड वाला प्लस यूनिट कंज्यूम्ड वाला, तो आपने जो यूनिट कंज्यूम नहीं किया तो आपके लिए इसका तो कोई बिल नहीं जाएगा, लेकिन यू हैव टू पे फॉर मैक्सिमम डिमांड। यानी आपको जो जेड है हमारा, ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसमें ग्राफ जाएगा। तो यहां जीरो से स्टार्ट ना होकर इट विल रिप्रेजेंट मैक्सिमम डिमांड, जैसे 1 किलोवाट ले लो, इसे 2 किलोवाट ले लो। ठीक है ना, ठीक, क्लियर। तो यहां पर अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कहा है कि ही हैज टू पे, ना तो सेमी फिक्स्ड ना ही रनिंग फिक्स चार्जेस। अब गाइस इसमें कंफ्यूज मत होना सी को लेके, यहां पर कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि यहां जो फिक्स चार्जेस हैं गाइस वो इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैक्सिमम डिमांड जो है आपकी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फिक्स्ड है। ठीक, चलते हैं आगे। द मोस्ट आइडियल टैरिफ फॉर द कंज्यूमर इन विच टैरिफ इज यूज, टू पार्ट टैरिफ, थ्री पार्ट टैरिफ, बोथ ए एंड बी। तो गाइस सबसे ज्यादा आइडियल कौन सा है हमारा, थ्री पार्ट टैरिफ, जहां पर हमारे क्या बन गया था, फिक्स्ड कॉस्ट भी आकर हमारी ऐड हो गई थी, है ना, ये वाला पार्ट, ये हमारी कौन सी थी, इट रिप्रेजेंट फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक, तो थ्री पार्ट टैरिफ जो है मोस्ट आइडियल टैरिफ फॉर द कंज्यूमर इन विच, ठीक है, जो टैरिफ उन पे लगता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू पार्ट टैरिफ एंड द मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। तो ए सेपरेट मीटर इज यूज्ड, ठीक है, ए सेपरेट मीटर इज यूज्ड, बी है हमारा ए सेपरेट मैक्सिमम डिमांड मीटर इज यूज्ड, सी है सेमी फिक्स चार्जेस आर आल्सो इंक्लूडेड, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज यहां पर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ जो है उसमें मैंने आपको बताया था जब टू पार्ट होता है तो हमारे पास मैक्सिमम डिमांड को भी कैलकुलेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा मीटर की जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इज द राइट आंसर है। ठीक, मैक्सिमम डिमांड मीटर इज यूज्ड। नेक्स्ट,
Watt hour per ton kilometer usually the specified energy consumption for the suburban service. तो अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो लेक्चर के एंड में मैंने ये पॉइंट्स आपको बताया था. ट्रैक्शन पार्ट 2, A 15 to 20, 50 to 75, 120 to 50, 160 to 200. ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है. ठीक है, 50 to 75. नेक्स्ट चलते हैं बेटा. व्हाट हैपन इन कैंडो सिस्टम. कैंडो सिस्टम अगर आपको याद होगा तो इसका एक और नाम भी था. क्या था बेटा? कंपोजिट सिस्टम. जल्दी कमेंट करके बताओ यार मेरे को. ठीक है, कंपोजिट सिस्टम. ठीक है, कंपोजिट सिस्टम. तो कंपोजिट सिस्टम में क्या करते थे हम? दो काम करते थे. सिंगल फेस को किसमें कन्वर्ट करते थे गाइस? टू 3 फेस एसी. तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है, चलें आगे. For 25 kV single phase system power supply frequency is. तो गाइस 25 kV सिंगल फेस, तो इसके लिए आपको जो राइट आंसर है is 50 हर्ट्ज इज द राइट आंसर. द पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज. ठीक है, और गाइस इस वाले में कंफ्यूज नहीं होना आपको. कहा गया? ठीक है, यहां पर ये एम्बिग्युइटी है इस पॉइंट पर, ये ऑप्शन में नहीं है, तो आप ऑप्शन नंबर सी पे जाएंगे. ठीक है, कोई नहीं. अब गाइस एक पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूं मैं आपसे. हमने आज 52 क्वेश्चंस को मैंने आपके साथ बेटा डिस्कस कर लिया है. ठीक है, ये 52 क्वेश्चन जो है आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे सब्जेक्ट को समझने में. ठीक है, और आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे आपको पढ़ना है. तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ट्रैक्शन की आपके साथ डिस्कस कर लूं. बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में कुछ क्या रह गया था? मैंने आपको अर्बन सर्विस का बेटा डिस्टेंस बता दिया था, तो वो मैं अभी यहां डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ. बट अर्बन सिस्टम में अगर कोई आपसे बोलता है कितना एक्सीलरेशन रहता है, तो आप बोलेंगे उन्हें कि सर द एक्सीलरेशन विल बी 1.5 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड. ओके गाइस, नेक्स्ट है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन बोलेंगे 3 to 4. वैसे 4.5 भी मिल सकता है आपको कहीं कहीं पर, मैं 3 to 4 बोल रहा हूं. रिटार्डेशन इतना मिलेगा. मैक्सिमम स्पीड कितनी मिलती है इसके अंदर आपको? 60 किलोमीटर पर आवर. प्लीज गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस तो याद रखना ही रखना है, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है. सब अर्बन में आपका जो एक्सीलरेशन होगा उस पे वो कितना होगा? इट इज अराउंड 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड. ठीक है, ठीक है, और रिटार्डेशन जो होगा आपका वो भी सेम टू सेम ही होगा, 3 to 4 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड. और यहां पर स्पीड इज डिफरेंट गाइस. यहां मैक्सिमम स्पीड, ठीक है, मैक्सिमम स्पीड यहां भी लिख देते हैं. इट इज अराउंड गाइस 75 किलोमीटर पर आवर. देखो गाइज आप ना सिस्टम काफी एडवांस हो गया है, ये बहुत पुराना डाटा मैं आपको दे रहा हूं, तो हम इस बहस में नहीं पढ़ रहे सर अब कितना चल रहा है या क्या है. हम सिर्फ अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं मेन लाइन में.
मेन लाइन के लिए आपका एक्सीलरेशन कितना होगा गाइस, इट इज 0.6 टू 0.8 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। रिटार्डेशन कितना होगा यहाँ पर, ठीक है, रिटार्डेशन है आपका 1.5 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। और टॉप स्पीड यहां पर कितनी है, यहां सबसे ज्यादा स्पीड है गाइस, मैक्सिमम 110 भी मिलेगा और 120 भी किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो पहले डिस्कस नहीं हो पाए थे गाइस, मैंने यहां आपके साथ डिस्कस कर दिए, ठीक है। इन्हें अपने माइंड में रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कुछ भी इनमें से आपसे डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, सेम टू सेम एज इट इज, ठीक है। तो हमने काफी इफेक्टिवली बेटा खत्म कर दिया अपना यूटिलाइजेशन आज। टुडे आवर यूटिलाइजेशन विल एंडेड, ठीक है। नेक्स्ट वी गो फॉर अदर सब्जेक्ट, ठीक है। तो बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स डिस्कस अबाउट कैसे अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें। साइट पे जाएंगे बेटा, टारगेट सिलेक्ट करें, सब्सक्रिप्शन बटन दबाएं, सब्सक्रिप्शन अपने हिसाब से सेट करें कितना चाहिए आपको, अप्लाई करें मेरा कोड राहुल11, ठीक है, फॉर 10% डिस्काउंट ऑन द सब्सक्रिप्शन। फाइनली पे करें, ठीक है, और EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है, ठीक गाइस। तो गाइस यहां डिस्कशन करूंगा मैं आपके साथ आज के क्वेश्चन का। बेटा आज का क्वेश्चन ये है, सेम क्वेश्चन है कि आप मेरे को बताएं कि जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में हमारा कितना टाइप ऑफ सप्लाई सिस्टम हम यूज करते हैं। दूसरा मेरे को आप बताएं ट्रैक्टिव एफर्ट जो होता है, ट्रैक्टिव एफर्ट वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक। तो ये दो सिंपल से क्वेश्चन है, जो ये बताएगा उसका नाम मैं लूंगा, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बी काइंड टू ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें, ठीक है। एंड स्टे कनेक्टेड विद अस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना गाइस, वायरल कर दो इसे, ठीक है, पहुंचा दो अपने दोस्तों के पास तक, और सपोर्ट करें क्रेटिक्स टीम को, ठीक। थैंक यू सो मच गाइस, कल मिलते हैं।